क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है अरहर फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं पिजन पी क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम है या सामान्य नाम है वो क्या है भाई, अरहर, या इसको लाल चना भी बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो पिजन पी एंड रेड ग्राम। बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है इसका, तो इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम क्या होता है, कैजानस कैजाम। ठीक है, ये इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है या कृष्य जाति है। इसकी फैमिली या कुल की बात करें तो ये है लेग्यूमिनोसी, या इसको फैबेसी भी बोल देते हैं। और इसका उपकुल या सब फैमिली जो है वो कौन सी होगी, पेपिलियोनेसी। ठीक है, तो ये भी एक पल्स है या दाल है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो फ्लोरल बायोलॉजी है या पुष्पीय बायोलॉजी है वो कॉमन होती है। ठीक है, सभी पल्सर्स की तरह। तो ये अपने देखेंगे आगे। इसमें क्रोमोसोम नंबर्स या गुणसूत्र संख्या जो है वो कितनी होती है, 22 होती है। और ये द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। 2x का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22 या 22 क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग इसके। जैसे ये क्या होती है अभी, सूखे के प्रति सहिष्णु होती है। ठीक है, जो ड्रॉट होता है उसके अगेंस्ट ये क्या होती है, टॉलरेंट होती है। इसका मतलब अगर इसे टाइम पर इरिगेशन ना मिले, सिंचाई ना मिले, ठीक है, बरसात बहुत कम हो रही है, ठीक है, जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम है, तो भी जो पिजन पी क्रॉप है वो सरवाइव कर जाती है। उपज के ऊपर या यील्ड के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ड्रॉट के अगेंस्ट ये क्या है, टॉलरेंट है, सूखे के प्रति ये सहिष्णु है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसका जो रूट सिस्टम होता है, ठीक है, मूल तंत्र जो इसका होता है इसको क्या बोलते हैं, मूसला मूल तंत्र या टैप रूट सिस्टम इसको बोल देते हैं। तो इसका जो टैप रूट सिस्टम है वो कैसा होता है अभी, बहुत अधिक गहरा होता है। ठीक है, डीप होता है एंड बहुत अधिक शाखित होता है या ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग और डीपनेस जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है इसके रूट सिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये भी क्या करता है अभी, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, मृदा के कणों को बांधने का कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है अभी पिजन पी की, इसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड या विकसित होता है। इसके कल्टीवेशन या खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर या विश्व के अंदर अरहर का, वो कहाँ पे किया जाता है, इंडिया के अंदर किया जाता है या भारत में किया जाता है। ठीक है, तो कितना है अभी, टोटल वर्ल्ड का 82%, 82% जो खेती है वो भारत के अंदर या इंडिया में की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन की बार पूछ लेते हैं। अब जो अरहर के बीज होते हैं या पिजन पी के जो सीड्स हैं उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं या 3 मुख्य घटक होते हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला आता है अभी प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है इसमें कौन कौन से अमीनो अम्ल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आपको 4 अमीनो एसिड्स के नाम ध्यान में रखने हैं, लाइसिन, टायरोसिन, सिस्टीन एंड आर्जिनिन। ये 4 अमीनो अम्ल बीजों में या सीड्स के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये चारों अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट होता है इसके अंदर आयरन। इसमें आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको रेड ग्राम बोलते हैं। ठीक है, लाल चना इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आयरन जो है उसका जो कलर है वो किस तरह का होता है, रेड रेड टाइप का होता है। ठीक है, ब्राउनिश रेडिश टाइप का होता है, इसलिए इसको रेड ग्राम बोल देते हैं। तो आयरन जो है वो इसके सीड्स में पाया जाता है। इसके अलावा आयोडीन जो है वो भी इसके बीजों के अंदर प्रचुर मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद दूसरा उत्पत्ति केंद्र या इसका सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो पिजन पी या अरहर जो है इसके 3 उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन माने जाते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य उत्पत्ति केंद्र है वो होता है भारत या इंडिया, तो इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई है या इसका ओरिजिन हुआ है ऐसा माना जाता है। इसके अलावा दूसरा उत्पत्ति केंद्र इसका है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है,
पूरा जो अफ्रीका कंटिनेंट है या महाद्वीप है उसको इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। और तीसरा इसके अंदर, तीसरा जो उत्पत्ति केंद्र है वो माना जाता है इसका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिजन पी की 15 वाइल्ड स्पीसीज या 15 जंगली जातियां जो हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसा मानते हैं कि ये भी इसका एक उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ठीक है। अब जो कृष्य अरहर है यानी जो कल्टीवेटेड पिजन पी है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है अभी, कैजानस कैजान, उसकी जो उत्पत्ति है या उसका जो ओरिजिन है वो एक वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है या जंगली जाति से हुआ है, और उस जंगली जाति का नाम आपको ध्यान में रखना है कैजानस कैजानिफोलियस। ठीक है। तो इस जंगली जाति से या वाइल्ड स्पीसीज से कृष्य अरहर या कल्टीवेटेड पिजन पी का ओरिजिन हुआ है। ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा हम लोग बात करेंगे इसकी स्पीसीज की या इसकी जातियों की। तो इसमें टोटल 5 जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे अगर अपने बात करें तो अरहर के अंदर टोटल अगर नंबर ऑफ स्पीसीज आपसे पूछा जाए तो कितनी होती हैं अभी, 32 जातियां हैं टोटल। इसमें से 5 मेन स्पीसीज हैं या मुख्य जातियां हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कैजानस कैजान, जो कि इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है या कृष्य जाति है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है अभी, पैनट्रॉपिक, या इसको बोल देते हैं सर्वानुवर्ती। तो पैनट्रॉपिक या सर्वानुवर्ती का क्या मतलब होता है, इसका मतलब हर एक कंट्री के अंदर, हर एक देश में, चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो, कैसी भी जलवायु हो वहाँ की, वहाँ पर जो कैजानस कैजान है वो उगाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 4 ऐसी जातियां हैं जो वाइल्ड हैं या जंगली हैं। ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं और साथ में इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण भी ध्यान में रखना है। कैजानस कैजानिफोलियस भारत के अंदर वाइल्ड स्पीसीज है। कैजानस कर्स्टिंगाई अफ्रीका के अंदर वाइल्ड स्पीसीज है। कैजानस एक्यूटीफोलियस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगली जाति है। और कैजानस वॉल्यूबिलिस ये फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, इन दोनों के अंदर वाइल्ड स्पीसीज है या जंगली जाति है। ठीक है। तो इन स्पीसीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है या कृष्य जाति है, इसको आगे फिर 2 ग्रुप्स के अंदर या 2 समूहों में विभाजित किया गया है। तो ये समूह कौन कौन से हैं अभी, सबसे पहला है कैजानस कैजान वैरायटी बाइकलर। ठीक है। जिसको हम लोग आम भाषा में अरहर भी बोल देते हैं। तो वास्तव में जो अरहर है वो ये है। दूसरा है कैजानस कैजान वैरायटी फ्लेवस, इसको आम भाषा के अंदर तुअर बोला जाता है। ठीक है। तो ये तुअर है और ये अरहर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कैजानस कैजान वैरायटी बाइकलर है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या इसकी करैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको सामान्य भाषा में या कॉमन लैंग्वेज में इसको अरहर या पिजन पी कहा जाता है। ठीक है। ये बहुवर्षीय होता है यानी पेरिनियल होता है। इसका मतलब 1 से ज़्यादा वर्षों में या 2 से ज़्यादा वर्षों में इसका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसके अलावा ये देरी से पकने वाला होता है यानी कि लेट मैच्योरिंग होता है। ठीक है। इसका मतलब ये पकने में या मैच्योरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। इसके अलावा इसका जो प्लांट है वो काफ़ी लंबे होते हैं, लॉन्ग प्लांट्स होते हैं। और इनका हैबिट कैसा होता है अभी, श्रबी हैबिट होता है या झाड़ी नुमा इनका स्वभाव होता है। ठीक है। इसके अलावा इनका जो मूल तंत्र है या रूट सिस्टम है ना, लेटरल रूट सिस्टम, इसका मतलब जो मूल तंत्र के अंदर जो लेटरल रूट्स होती हैं या पार्श्व मूल होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब डीप लेटरल रूट सिस्टम या बहुत अधिक गहरा पार्श्व मूल तंत्र इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा ये कम फैला हुआ होता है, इसका फैलाव कम होता है। ठीक है। गहराई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फैलाव या स्प्रेडिंग जो है रूट्स की वो बहुत कम होती है। और साथ में ये क्या होता है अभी, विरल होता है। इसका मतलब लेटरल रूट्स एक दूसरे से दूर दूर ओरिजिनेट होती हैं या इनकी उत्पत्ति होती है। तो विरल या इसको बोल देते हैं स्पैर्स रूट सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। फ्लावरिंग या पुष्पन की बात करें तो इसमें दिसंबर से फरवरी के मध्य, ठीक है, दिसंबर जनवरी और फरवरी यानी 3 मंथ ऐसे हैं जो इनके फ्लावरिंग के लिए सुइटेबल होते हैं। ठीक है। तो इनमें पुष्पन जो है वो इन मंथ्स के अंदर होता है। इसके अलावा इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर इसके जो फ्लावर्स होते हैं
या पुष्प होते हैं, इसमें पुष्प कैसे होते हैं अभी, पीले रंग के होते हैं, है ना। तो पीला रंग किस वजह से होता है, दलों की वजह से होता है। तो इसके दल या पेटल्स येलो कलर के होते हैं। और दल इसमें 3 प्रकार के होंगे आगे। तो पहला टाइप कौन सा है अभी, ध्वज दल, या इसको वैक्सिलम बोल देते हैं। तो वैक्सिलम की जो डोर्सल सरफेस होती है या पृष्ठीय सतह होती है, उसके ऊपर लाल रंग की शिराएं या रेड कलर की वेन्स पाई जाती हैं। तो ये इसकी पहचान की खास बात होती है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग इस कैरेक्टर का जो उपयोग है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो पॉड्स होते हैं, है ना, इसके अंदर फ्रूट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉड्स या लेग्यूम्स। तो इसके पॉड्स कब मैच्योर होते हैं अभी, मार्च से अप्रैल के मध्य, ठीक है। मार्च और अप्रैल मंथ के अंदर इसके पॉड्स मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है कि इसके जो पॉड्स हैं वो सभी के सभी पॉड्स एक साथ मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसकी जो हार्वेस्टिंग है इसके पॉड्स की, वो एक साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शैटरिंग की जो समस्या है या विषण की जो समस्या है वो नहीं रहती, ठीक है। पॉड्स का कलर जो है इसमें ब्लैक होता है, काले रंग के होते हैं, और हर एक पॉड के अंदर 4 से 5 बीज या 4 to 5 सीड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो ये जो ग्रुप है यानी बाई कलर जो वैरायटी है वो इंडिया में किस एरिया में होगी, तो ये होगी भी उत्तरी भारत के अंदर या नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अपने एरिया में, अपने नॉर्थ इंडिया में है, तो अपने एरिया में सबसे अधिक सामान्य ये वैरायटी या समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कल्टीवेशन या इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा ये चारे के लिए भी उपयुक्त होती है, इसको हम लोग ग्रीन फूडर के रूप में या हरे चारे के रूप में पशुओं को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कैजनस कैजान वैरायटी बाई कलर से रिलेटेड हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कैजनस कैजान वैरायटी फ्लेवस। तो सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया है, इसको सामान्य भाषा के अंदर या कॉमन लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, तुअर बोल देते हैं। इसके बाद दूसरा इसका जो मेन कैरेक्टर है ये कैसा होता है अभी, 1 वर्षीय होता है, ठीक है। ये एनुअल होता है, यानी एक ही वर्ष के अंदर या एक ही ईयर के अंदर इसका जो लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ये शीघ्र पकने वाली होती है, यानी कि अर्ली मैच्योरिंग होती है, बहुत ही कम टाइम के अंदर ये मैच्योर हो जाती है इसकी जो क्रॉप है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना, शॉर्ट साइज के होते हैं और झाड़ीनुमा स्वभाव के होते हैं, यानी कि श्रबी नेचर के होते हैं, है ना, श्रब टाइप इनका हैबिट होता है। इसके अलावा रूट सिस्टम की बात करें तो इसका जो लेटरल रूट सिस्टम है या पार्श्व मूल तंत्र है वो बहुत कम गहरा होता है, यानी कि ज़्यादा गहराई पर नहीं जाता है, ठीक है। तो लेस डीप इसका रूट सिस्टम है, लेटरल रूट सिस्टम। और लेकिन इसका जो फैलाव है या स्प्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है या सघनता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, अंतर है किससे, बाई कलर वेराइटी से, किसका, फ्लेवस वैरायटी का, ठीक है। इसके अलावा इसमें पुष्पन या फ्लावरिंग की बात करें तो ये होता है सितंबर से नवंबर के मध्य। तो इसके लिए 3 मंथ्स होते हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इन 3 मंथ्स के अंदर इनमें फ्लावरिंग या पुष्पन जो है वो देखने को मिलता है। चलिए, इसके अलावा जो इसमें वैक्सिलम या ध्वज दल होगा पीले रंग का, उसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर या पृष्ठीय सतह के ऊपर कोई भी आपको लाल शिराएं या रेड वेन्स देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये वेरिएशन हो गया या विविधता हो गई। पॉड्स की बात करें तो कब परिपक्व होते हैं अभी, दिसंबर महीने में, यानी दिसंबर मंथ के अंदर जो पॉड्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें जो पॉड्स हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। जबकि बाई कलर में एक ही समय पर मैच्योर हो रहे थे, तो यहाँ पे पॉड्स अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं, तो हमें कई बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो कितने दिन का अंतराल रखते हैं, 15 से 16 दिन का। तो 15 से 15 to 16 डेज के इंटरवल पर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो पॉड्स हैं इनको तोड़ते हैं। पॉड्स का कलर यहाँ पे कैसा होता है अभी, भूरे क्रीम रंग का होता है, ब्राउन क्रीम कलर का इसमें पॉड होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स कम होते हैं, कितने होते हैं अभी, 2 से 3 होते हैं, है ना, 2 to 3 सीड्स होते हैं। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात करें तो इसको दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर इसको
उगाया जाता है। और किसके लिए उगाया जाता है? सीड यील्ड के लिए या बीज उपज के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो अरहर है या पिजन पी है, ये क्या है? एक पल्स है या दाल है। तो जितनी भी पल्सेस या दालें होती हैं उनमें फ्लोरल बायोलॉजी सेम रहती है, लेकिन कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो कौन कौन से वेरिएशंस हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसकी प्लांट हाइट की या पादप ऊंचाई की। तो इसकी जो पादप ऊंचाई है वो कितनी होती है? भी 4 मीटर होती है। ठीक है, तो ये एक झाड़ी या श्रब का निर्माण करता है। तो 4 मीटर तक इसकी जो ऊंचाई है प्लांट की वो हो सकती है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें रसीम पुष्पक्रम होता है, और इसमें जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं या मेन स्टेम जो है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी पर्व और पर्व संधियों के अंदर विभाजित होता है। तो हर एक पर्व संधि पर या हर एक नोड पर 2 फ्लावर्स या पुष्प जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके रसीम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावरिंग के बेस पर या पुष्पन के आधार पर इसको फिर आगे 2 कैटेगरीज के अंदर या 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है निर्धारित प्रकार या डिटर्मिनेट टाइप, और दूसरा होता है अनिर्धारित प्रकार या इनडिटर्मिनेट टाइप। तो जो निर्धारित प्रकार है इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो शीर्षस्थ पुष्प उपस्थित होता है, यानी कि जो टर्मिनल फ्लावर है वो इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो रुक जाएगी। कब रुक जाएगी? जब इसमें टर्मिनल फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, जब तक टर्मिनल फ्लावर नहीं बनता तब तक इसकी जो ऊंचाई है या हाइट है वो बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही टर्मिनल फ्लावर इसमें बना इसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है। इसके अलावा इसमें जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो शीघ्र पूर्ण हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है। जबकि अनिर्धारित प्रकार या माइक तो अनिर्धारित प्रकार या इनडिटर्मिनेट टाइप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई? जो शीर्षस्थ पुष्प है, यानी कि जो टर्मिनल फ्लावर है वो कभी भी नहीं बनता है, वो एब्सेंट होता है। तो टर्मिनल फ्लावर नहीं बनेगा तो इसका मतलब प्लांट की जो हाइट है या ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती रहेगी। इस प्रकार की जो वृद्धि है या ग्रोथ है वो क्या कहलाती है? इनडिटर्मिनेट या अनिर्धारित। ठीक है, और इसमें जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है इन दोनों टाइप के ग्रुप्स के अंदर या समूहों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस भी टिपिकल होता है पल्सेस की तरह ही। इसमें मेन स्टेम के ऊपर या मुख्य तने के ऊपर इसकी पर्ण या लीफ लगी रहती है, और ये जो लीफ है वो कैसी होती है? अभी ट्राइफोलिएट होती है, यानी त्रिपर्ण की होती है। इसमें 3 लीफलेट्स या पर्णक होते हैं, और इस लीफ के कक्ष से या एक्सिस से क्या डेवलप होता है अभी? रेसीम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम विकसित होता है। तो इसका जो स्टॉक या व्रंत है वो क्या कहलाता है? पुष्पावली व्रंत या पेडंकल कहलाता है। और इसके बिल्कुल एपेक्स पर या शीर्ष भाग पर जो फ्लावर्स हैं, फ्लोरल क्लस्टर जो है या पुष्पगुच्छ जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये है इसका रसीम इन्फ्लोरेसेंस। इसके फ्लावर के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसके जो पुष्प हैं वो कैसे होते हैं? भी बाइसेक्सुअल होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। इसका मतलब स्टामेंस एंड कार्पेल्स, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स कैसे होते हैं? वृंतीय होते हैं या पेडिसिलेट होते हैं। तो एक स्टॉक के द्वारा या वृंत के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, किसके साथ? पेडंकल या पुष्पावली वृंत के साथ। इसके अलावा इसकी सममिति की बात करें तो कैसी होती है? भी जाइगोमॉर्फिक, या इसको हिंदी में बोलते हैं एक व्यास सममित, यानी इसमें सिर्फ एक ही अक्ष फ्लावर के अंदर या पुष्प के अंदर केवल एक ही अक्ष ऐसा होता है जहाँ से अगर हम फ्लावर को काटें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर या बराबर भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की सममिति क्या कहलाती है? एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाती है। चलिए, उसके बाद इसके हम लोग बाह्य दलों या सेपल्स की बात करते हैं। सबसे बाहर की तरफ का चक्र होता है ये। तो इसके सेपल्स या बाह्य दल जो हैं वो कैसे होते हैं? अभी कलर में ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है? अभी गैमोसेपलस,
या इसको हिंदी में बोल देते हैं संयुक्त बाह्यदली। ठीक है, उसके बाद अंदर की तरफ एक और चक्र होता है जिसको क्या बोल देते हैं, दलपुंज या कोरोला बोल देते हैं इसको। तो इसमें दलों की संख्या कितनी होती है, अभी 5 होती है। दलों का रंग आपसे पूछा जा सकता है, कितने होते हैं, पीले रंग के, येलो कलर के 5 पेटल्स या 5 दल होते हैं। और दल विन्यास या एस्टिवेशन किस तरह का होता है, ध्वजीय दल विन्यास होता है या वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। जितनी भी पल्सेस हैं या दालें हैं उन सभी में ऐसा ही होता है। ठीक है, काउपी में भी ऐसा ही था, उससे पहले हमने ग्राउंडनट किया था, मूंगफली उसमें भी ऐसा ही था, है ना, मूंग के अंदर भी ऐसा ही था। तो इसमें जो पेटल्स हैं या दल हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तीनों टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ध्वज या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड, ये सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, सबसे बड़े आकार का पेटल होता है और ये सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, दूसरा है भी पक्ष या विंग, 2 होते हैं, 2 पेटल्स हैं, लेटरल साइड में पार्श्व में उपस्थित होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं, यानी कि मध्यम आकार के होते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप है इसमें नोतल, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कील और कैरिना बोल देते हैं। तो ये सबसे लोअर साइड में या नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटे आकार के यानी कि स्मॉल साइज के पेटल्स होते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है कि इनके अंदर पुंकेसर व स्त्री केसर बंद होते हैं, यानी स्टामेंस एंड कार्पल्स जो हैं इसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर से कोई भी परागकण या पॉलन ग्रेन जो है वो आके पॉलिनेशन या परागण नहीं कर सकता। इस वजह से इनमें क्या होता है अभी 100% सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है। और इस प्रकार का जो परागण है वो क्या कहलाता है, निम्नलित परागण, या इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी या निम्नलित परागण का पाया जाना जितनी भी पल्सेस हैं या दालें हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है या लाक्षणिक गुण है। चलिए, तो पेटल्स देख लेते हैं हम लोग। 3 टाइप के पेटल्स मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ बड़े साइज का होता है ध्वज या वैक्सिलम, एक है। लिटरल साइड में 2 हैं, पिंक कलर के दिख रहे होंगे आपको, पक्ष या इसको इंग्लिश में विंग बोल देते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और सबसे नीचे की तरफ कील या इसको क्या बोलते हैं अभी, नोतल, या इसको कैरिना बोल देते हैं। तो ये 2 होते हैं और इन्हीं पेटल्स के अंदर स्टामेंस एंड कार्पल्स क्या रहते हैं, एनक्लोज रहते हैं या बंद रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था है या अरेंजमेंट है पेटल्स की वो क्या कहलाती है, पैपिलियोनेसियस या तितली नुमा व्यवस्था या दल। ठीक है, इसीलिए इसका जो उपकुल है या सब फैमिली है उसको क्या बोलते हैं, पैपिलियोनेसी। ठीक है, तो पैपिलियोनेसी उपकुल के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे या जितने भी पौधे होंगे उन सभी में जो पुष्प होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जनन अंगों की बात कर लेते हैं। तो पुंकेसर कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। तो 10 पुंकेसर या स्टामेंस हैं जो 2 समूहों के अंदर या 2 ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये इसमें एक ग्रुप के अंदर या एक समूह के अंदर 9 पुंकेसर होते हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर 1 पुंकेसर होता है। तो इस प्रकार के जो स्टामेंस हैं वो क्या कहलाते हैं अभी, द्विसंगी पुंकेसर या डाइअडल्फस स्टामेंस। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो स्टेमिनल क्लस्टर है, पुंकेसरी संघ है जिसके अंदर 9 स्टामेंस हैं, 9 पुंकेसर हैं और एक पुंकेसर अकेला होता है, अलोन होता है, सिंगल स्टामेन रहता है। तो इस तरह से 2 संघ बन रहे हैं, है ना, 2 समूह बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, द्विसंगी या डाइअडल्फस स्टामेंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मादा जननांग की बात कर लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स आपसे पूछा जा सकता है, कितने होते हैं अभी, एक होता है ना, एक अंडा भी एक कार्पल होगा। नंबर ऑफ ओव्यूल्स या बीजांडों की संख्या कितनी होगी भी, 2 से 9 तक होती है। और बीजांड न्यास या प्लासेंटेशन किस टाइप का होता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन या इसको बोलते हैं सीमांत बीजांड न्यास। ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम के अंदर देखते हैं अपने। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम जो कि टिपिकल होता है जितनी भी पल्सेस हैं या दालें हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ क्या होगा अभी, मातृअक्ष या मदर एक्सिस, जिस अक्ष पर जो फ्लावर है या पुष्प है लगा रहता है वो क्या कहलाता है, मातृअक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सहायक संरचनाएं भी होती हैं, जैसे ब्रैक्ट या सहपत्र है सबसे बाहर की तरफ, और साथ में 2 क्या होती हैं अभी, सहपत्रिकाएं या ब्रैक्ट्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सहायक या एक्सेसरी पार्ट्स कहलाते हैं। उसके बाद इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ
बाह्य दलपुंज होता है, इसको कैलिक्स भी बोल देते हैं। तो इसमें सेपल्स होते हैं कितने, बाह्य दल 5 होते हैं, और ये पांचों के पांचों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं या फ्यूज्ड होते हैं। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेप्लस या संयुक्त बाह्यदली। ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ फिर एक और चक्र या वर्ल होता है, किसका, दलों का या पेटल्स का, और ये क्या कहलाता है अभी, दलपुंज, या इसको बोल देते हैं कोरोला। तो इसमें टोटल कितने पेटल्स या दल होते हैं, 5 होते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ बड़े आकार का दल होता है जिसको बोल देते हैं ध्वज या वैक्सिलम। उसके बाद लेटरल साइड में 2 दल होते हैं जिसको बोल देते हैं पक्ष या विंग, और सबसे नीचे की तरफ नौतल या कील, ये 2 छोटे साइज के, है ना, पेटल्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दल हैं, 5 दल जो हैं, इनका जो एस्टिवेशन है या विन्यास है वो क्या कहलाता है, ध्वजीय दल विन्यास। ठीक है। उसके बाद फिर इसका आता है स्टामेंस या पुंकेसर। तो स्टामेंस या पुंकेसर के जो चक्र हैं या वर्ल हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम या पुमंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 चक्र या वर्ल होते हैं, 5 पुंकेसर बाहर वाले चक्र में होते हैं और 5 स्टामेंस या पुंकेसर अंदर वाले चक्र में होते हैं। इसमें से जो बाहर वाला चक्र है उसमें से एक पुंकेसर फ्री होता है या स्वतंत्र होता है। ठीक है। और बाकी के जो 4 पुंकेसर हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, जबकि अंदर वाले पांचों के पांचों पुंकेसर या स्टामेंस जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो 9 पुंकेसर या स्टामेंस आपस में जुड़कर एक क्लस्टर या समूह बनाते हैं और एक पुंकेसर अलग रहता है। ठीक है। तो 9+1 की अरेंजमेंट या व्यवस्था इसके अंदर होती है। उसके बाद सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, भी एक और चक्र उपस्थित होता है, किसका, कार्पेल्स का या अंडकों का। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गायनोशियम या जायांग बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं, अभी सिर्फ एक ही है, और इसमें जो बीजांड है या ओव्यूल्स हैं वो मार्जिन्स पर लगे रहते हैं या सीमांत पर लगे रहते हैं। ठीक है। और इस तरह का जो प्लासेंटेशन है या बीजांड न्यास है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास। तो ये है अभी इसका फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अरहर है या पिजन पी है ये कैसी है, स्वपरागित फसल है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, 99.9% इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें फ्लावरिंग के टाइम की बात करें तो जो फ्लावर्स हैं वो दोपहर के बाद 3 से 4 बजे के मध्य ओपन होते हैं या खुलते हैं या खिलते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। और कब तक खुले रहते हैं, अगले दिन, है ना, नेक्स्ट डेज दोपहर 2 बजे तक, है ना, खुले रहते हैं या ओपन रहते हैं। ठीक है। तो ये टाइमिंग आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप इसमें ब्रीडिंग या प्रजनन जो है वो आसानी से करवा सकते हो। इसके अलावा इसमें क्लिस्टोगैमी या निम्नलित परागण होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है पहले भी। ठीक है। इसका मतलब क्या है क्लिस्टोगैमी या निम्नलित परागण का, पुंकेसर और स्त्री केसर यानी स्टामेंस एंड कार्पल्स दोनों के दोनों एनक्लोज्ड होते हैं या बंद होते हैं, किसके अंदर, पुष्प के अंदर या फ्लावर के अंदर। इस वजह से क्या होता है अभी 100% इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी या निम्नलित परागण बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पर परागण भी होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है कुछ प्रतिशत तक। कितने प्रतिशत पर परागण होगा, ठीक है, इसका अनुमान लगाने के लिए आनुवंशिक लक्षणों का यानी कि जेनेटिक ट्रेट्स का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से जेनेटिक ट्रेट्स या आनुवंशिक लक्षण हो सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तने का रंग, है ना, कलर ऑफ स्टेम, ये 2 तरह का हो सकता है, हरा या बैंगनी, यानी ग्रीन और पर्पल। दूसरा है पर्ण का प्रकार, टाइप ऑफ लीफ, कैसा है भी, कुंठित व सामान्य, है ना, कुंठित को क्या बोल देते हैं, डीफॉर्म्ड, वह सामान्य का मतलब नॉर्मल। तीसरा है बीज का रंग, कलर ऑफ सीड, 2 तरह का हो सकता है, सफेद व भूरा, व्हाइट एंड ब्राउन। चौथा है वृद्धि स्वभाव, ठीक है, ग्रोथ हैबिट बोल देते हैं इसको, 2 तरह का होता है भी, निर्धारित व अनिर्धारित, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। और पांचवा है पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर, तो 2 तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, पीला व लाल, यानी येलो एंड रेड। ठीक है। तो इन 5 ट्रेड्स या लक्षणों के आधार पर हम लोग
पर परागण के प्रतिशत का या क्रॉस पॉलिनेशन के परसेंटेज का अनुमान जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फ्रूट या फल की बात करें तो ये टिपिकल होता है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, पॉड या लेग्यूम बोल देते हैं। और इसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स आपसे पूछा जा सकता है, तो 2 से 9 तक बीज जो हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अरहर या पिजन पी की बात करें तो इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, पुष्प बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर बनते हैं, लेकिन केवल 10% पुष्प या फ्लावर्स ही ऐसे हैं जो पॉड्स के रूप में परिपक्व होते हैं या पॉड्स के रूप में मैच्योर हो पाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो पिजन पी की यील्ड है पर हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर जो अरहर की उपज है वो बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो ये इसमें एक समस्या होती है जिसको दूर करने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं पादप प्रजनन के द्वारा या प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रजनन उद्देश्यों की या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो हम लोग जो ब्रीडिंग मेथड्स या प्रजनन विधियों का उपयोग करते हैं अरहर के अंदर या पिजन पी के अंदर, वो कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो कि सभी क्रॉप्स के अंदर समान रहता है, अधिक उपज या हायर यील्ड। हमें प्रति हेक्टेयर या पर हेक्टेयर जो यील्ड है या उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और पिजन पी के अंदर या अरहर के अंदर जो उपज है वो निम्न कारकों के ऊपर या कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं अभी, प्रति पौधा पॉड्स की संख्या, नंबर ऑफ पॉड्स पर प्लांट, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी। प्रति पॉड बीजों की संख्या, नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड, जितने ज़्यादा सीड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी। पॉड का आकार, साइज ऑफ पॉड। ठीक है, पॉड का जो आकार है या साइज है जितना ज़्यादा होगा उसमें उतने ही ज़्यादा सीड्स होंगे। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी। बीज का आकार, साइज ऑफ सीड, सीड का जो साइज़ है जितना बड़ा होगा उतना ही उसका वेट ज़्यादा होगा। और हम लोग जो उपज है वो भार के अनुसार लेते हैं, तो उतनी ही उपज प्रति हेक्टेयर ज़्यादा आएगी। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रहता है इसके अंदर। दूसरा है भी शीघ्र परिपक्वन या अर्ली मैचुरेशन। तो जो अरहर की फसल है वो पकने में बहुत ज़्यादा समय ले जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 अलग अलग तरह की वेराइटीज़ आती हैं। तो कौन कौन सी हैं अभी, सबसे पहले शीघ्र पकने वाली किस्में या अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़। ये पकने में कितना टाइम लेती हैं, 110 से 140 दिन का समय लेती हैं। दूसरा है मध्यम पकने वाली किस्में या मीडियम मैच्योरिंग वेराइटीज़ बोल देते हैं। ये पकने में कितना टाइम लेती हैं, 140 से 160 दिन का समय ले जाती हैं। और लास्ट है देरी से पकने वाली किस्में या लेट मैच्योरिंग वेराइटीज़। ये पकने में कितना टाइम लेती हैं अभी, 250 से 280 दिन का समय ले जाती हैं, यानी कि लगभग पूरा साल जो है। ठीक है, लगभग 10 से 11 महीने का जो टाइम है वो लेट मैच्योरिंग वेराइटीज़ ले जाती हैं। ठीक है, तो हमें जल्दी पकने वाली या अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ को डेवलप करने के प्रयास जो हैं वो करने चाहिए, किसके अंदर, पिजन पी ब्रीडिंग के अंदर या अरहर के प्रजनन के अंदर। तीसरा इसके अंदर जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है वो रहता है भाई जल भराव सहिष्णुता या वाटर लॉगिंग टॉलरेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो रेनफॉल है अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो जो वर्षा का पानी है या रेनफॉल वाटर है वो फील्ड के अंदर इकट्ठा हो जाता है या एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो यील्ड है या उपज है उस पर इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक संस्थान है इक्रीसेट। ठीक है, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, मैंने आपको ये बताया था जब मैंने आपको करवाया था धान या राइस। ठीक है, तो इक्रीसेट पर अरहर के ऐसे जल भराव सहिष्णु जीन प्रारूप पहचाने गए हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे जीनोटाइप्स हैं या जीन प्रारूप हैं जो वाटर लॉगिंग या जल भराव के प्रति सहिष्णुता या टॉलरेंस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है कि ये 6 दिन तक जल भराव स्थिति को सहन कर सकते हैं। मतलब ये है कि फील्ड के अंदर अगर 6 दिनों तक लगातार भी फील्ड के अंदर जल भरा रहे तो भी इन जीनोटाइप्स पर या जीन प्रारूपों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको ये सहन कर सकते हैं वाटर लॉगिंग या जल भराव को। ये खास बात होती है। अब ये जो गुण है, ठीक है,
टॉलरेंस का या सहिष्णुता का इसको कृष्य अरहर के अंदर यानी कि कल्टीवेटेड पिजन पी के अंदर ट्रांसफर करने के प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, अभी जो अरहर की फसल है या पिजन पी क्रॉप है, इसकी जो उपज है, ठीक है, और जो स्थायित्व है या स्टेबिलिटी है, यील्ड एंड स्टेबिलिटी, उपज व स्थायित्व जो है वो बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है पिजन पी ब्रीडिंग का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी सूखा सहिष्णुता, या इसको बोल देते हैं ड्रॉट टॉलरेंस। तो ड्रॉट या सूखा जो है उसकी बात कर लेते हैं। जो सेमी ह्यूमिड या सेमी ड्राई पार्ट्स होते हैं या अर्धशुष्क भाग होते हैं, उसमें सूखा जो है वो अरहर की फसल में, या ड्रॉट जो है वो पिजन पी क्रॉप के अंदर सबसे अधिक उपज हानि करता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो यील्ड लॉस है वो होता है किसके अंदर, अर्धशुष्क भागों के अंदर या सेमी ड्राई पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इक्रीसेट अभी मैंने आपको बताया, उस पर दो अरहर की या पिजन पी की दो सूखा रोधी किस्में या ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ICPL 88039, ठीक है, ये प्योर लाइन वेराइटी है या शुद्ध वंशक्रम किस्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी है ICPH 8, ठीक है, ये इसकी हाइब्रिड वेराइटी है या संकर किस्म है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका रहता है भी गुणवत्ता या क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन की मात्रा को या प्रोटीन की अमाउंट को हमें इंक्रीज करना है बीजों के अंदर या सीड्स के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जंगली जातियां हैं दो, है ना, दो वाइल्ड स्पीसीज हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा या जिनके बीजों में या सीड्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये कौन कौन सी हैं, अभी कैजनस स्काराबियोइडिस और दूसरी है कैजानस एल्बिकेंस। इन दोनों जंगली जातियों के अंदर या वाइल्ड स्पीसीज से हम लोग क्या करते हैं, भी जीन को निकालते हैं जो प्रोटीन निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन को फिर हम स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसमें, कल्टीवेटेड पिजन पी के अंदर या कृष्य अरहर के अंदर। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन की मात्रा को या प्रोटीन की अमाउंट को बढ़ाने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, सक्सेना। इसने क्या किया, अभी 1987 में अरहर का या पिजन पी का एक ऐसा वंशक्रम या एक ऐसी लाइन डेवलप की जिसमें प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन की जो अमाउंट है और जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर वो बहुत अधिक थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है इसमें। उसके बाद आता है भी रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं या डिजीजेस हैं जो पिजन पी क्रॉप को यील्ड के अकॉर्डिंग या क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उपज व गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस हैं या रोगजनक हैं ये 100 से भी अधिक हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, लेकिन 4 पैथोजेंस या जो रोग हैं या डिजीजेस हैं वो सबसे ज़्यादा यील्ड लॉस करती हैं या उपज हानि करती हैं किसमें, पिजन पी क्रॉप के अंदर या अरहर की फसल में। ठीक है, तो ये 4 कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो, सबसे पहला है फ्यूजेरियम विल्ट। तो ये एक फंगल डिजीज़ है या फंगल या कवकीय रोग है। यह सबसे ज़्यादा क्षति जो है, सबसे अधिक जो क्षति है या डैमेज है वो इस रोग की वजह से होता है यील्ड को, ठीक है, या उपज को। तो इक्रीसेट पर प्रतिरोधी किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं इससे रिलेटेड, या और अधिक प्रयास जो हैं वो इससे किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 3 पैथोजेंस और हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं यील्ड को, फाइटोफथोरा ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट एंड स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो इन 4 के नाम आपको ध्यान में रखने हैं अरहर की फसल के अंदर या पिजन पी क्रॉप में। उसके बाद कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं या इंसेक्ट्स हैं जो पिजन पी क्रॉप को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यील्ड लॉस या उपज हानि कहाँ तक होती है, अभी 50 से 100% तक। ठीक है,
मिनिमम 50% तो होगा ही होगा, लेकिन 100% तक भी जो डैमेज है या हानि है वो हो सकती है, किसकी वजह से? इंसेक्ट पेस्ट्स की वजह से या कीट पीड़कों की वजह से। तो इसमें दो मुख्य हैं, एक तो पॉड बोरर और दूसरा है पॉड फ्लाई। तो ये इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट में हम लोग करेंगे प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स। तो अरहर की फसल में कौन कौन सी प्रजनन विधियों का या ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है अभी? सबसे पहला आता है अभी पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो इसमें दो वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है प्रभात किस्म, ठीक है, और दूसरा है ICPL 87 किस्म। जो प्रभात किस्म या वैरायटी है, इसको कहाँ से पुरस्थापित किया गया था? इसको विकसित किया गया था IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और फिर इसको कंट्री के विभिन्न स्टेट्स में या अलग अलग राज्यों के अंदर इसका क्या किया गया? पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन किया गया। दूसरी है ICPL 87 वैरायटी या किस्म, ठीक है। इसको कहाँ पर विकसित किया गया था? अभी इक्री सेक्ट पर इसको डेवलप किया गया था और इसको फिर अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया या इसको पुरस्थापित किया गया। तो दो वैरायटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये है पहली प्रजनन विधि या ब्रीडिंग मेथड जो इसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद दूसरी ब्रीडिंग मेथड इसमें आती है शुद्ध वंशक्रम वरण, या इसको बोल देते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। तो शुरू में क्या है, ऐसा माना जाता था कि जो पीजन पी क्रॉप है या अरहर की फसल है, ठीक है, ये कैसी है? अभी स्वपरागित फसल है, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, पहले ऐसा माना जाता था। तो इसलिए जो पहले का जो प्रजनन कार्य है या जो प्रारंभिक प्रजनन कार्य है, इनिशियल ब्रीडिंग वर्क जो है, वो किस पर आधारित था? इस कंसेप्ट पर आधारित था कि जो अरहर है वो एक स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि जो अरहर की फसल है उसमें कुछ प्रतिशत तक पर परागण भी होता है या क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो क्या कहलाती हैं? ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स या मुक्त परागित फसलें, ठीक है। तो बाद में हमें ये पता चला कि जो अरहर है वो क्या होती है? मुक्त परागित फसल है, यानी ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। तो बाद का जो ब्रीडिंग वर्क था या प्रजनन कार्य था वो इस नई कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो जो प्योर लाइन सिलेक्शन है ये किस में किया गया था? अभी एक लोकल वैरायटी थी, एक स्थानीय किस्म थी जिसको बोला जाता था तिरुपतुर, ठीक है। तिरुपतुर लोकल वैरायटीज या स्थानीय किस्म के अंदर प्योर लाइन सिलेक्शन किया गया, शुद्ध वंशक्रम वर्ण किया गया और एक किस्म विकसित की गई जिसको क्या बोला गया? SA1 वैरायटी, ठीक है, या SA1 किस्म जो है वो विकसित की गई। तो ये है अभी दूसरी ब्रीडिंग मेथड। उसके बाद तीसरी ब्रीडिंग मेथड्स के अंदर आती है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो संकरण जो है वो दो तरह का होता है अभी, एक तो अंतराकिस्मीय संकरण या इसको क्या बोल देते हैं? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर वेराइटल के अंदर दो अलग अलग वेराइटीज़ के मध्य या दो अलग अलग किस्मों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। तो इसमें प्रभात किस्म का क्रॉस करवाया गया NY34 के साथ और एक नई किस्म विकसित की गई जिसका नाम क्या था? VBN1 वैरायटी या किस्म को डेवलप किया गया। दूसरे टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो होता है अंतराजातीय संकरण, है ना, या इसको बोल देते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इसको डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, डुंडास। इसने 1990 के अंदर 1990 में वाइल्ड स्पीसीज की या जंगली जातियों की एक लिस्ट जारी की थी, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर जितनी भी जंगली जातियां थी या वाइल्ड स्पीसीज थी उनका कृष्य अरहर के साथ या कल्टीवेटेड जो पीजन पी है उसके साथ सफलतापूर्वक या सक्सेसफुली क्रॉस करवाया जा सकता था या क्रॉस करवाया जाता था, ठीक है। तो ये कौन कौन सी जातियां हैं भाई, उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो कैजनस कैजान का तो आपको पता ही है, ये तो हमारी कृष्य जाति है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है। इसका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ भी? कैजानस लीनिएटा के साथ। तो कैजानस लीनिएटा क्या है अभी? एक जंगली जाति है। दूसरे है कैजानस स्काराबियोइडीज, ये भी एक क्या है? जंगली जाति है, वाइल्ड स्पीसीज है। और तीसरी है कैजानस सेरिसियस, ये भी क्या है? एक जंगली जाति है या वाइल्ड स्पीसीज है। तो इन तीनों जंगली जातियों के नाम ध्यान में रखने हैं जिनका क्रॉस करवाया जा सकता है किसके साथ?
कैजानस कैजान यानी कि कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ। अगर हम कृष्य अरहर को, है ना, ये जो संकरण हो रहे हैं, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं इंटरस्पेसिफिक या अंतराजातीय, अगर हम इस संकरण के अंदर कृष्य अरहर या कल्टीवेटेड पिजन पी को यानी कि कैजानस कैजान को मादा जनक के रूप में या फीमेल पेरेंट के रूप में अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारा जो संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है वो अधिक सफल होगा या मोर सक्सेसफुल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हम पॉड्स व सीड के फॉर्मेशन को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पॉड्स बहुत अधिक संख्या में बने, जो पॉड के अंदर बीज हैं वो बहुत अधिक संख्या में और बड़े आकार के बने, तो हम लोग क्या करेंगे भी, दो प्लांट हार्मोन्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक तो है जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिक एसिड और दूसरा है काइनेटिन। तो इन दोनों प्लांट हार्मोन्स के उपयोग से, पादप हार्मोन्स के उपयोग से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा समूह वरण या मास सिलेक्शन का उपयोग भी आजकल किया जा रहा है पिजन पी के अंदर या अरहर के अंदर, लेकिन इससे कोई नई वैरायटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है अभी समष्टि सुधार या पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट। तो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए दो प्रजनन विधियों का या दो ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग इसमें किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें नरबंध्य वंशक्रमों का उपयोग यानी कि मेल स्टेरिलिटी का उपयोग या नरबंध्यता का उपयोग किया जाता है, और साथ में आवर्ती वरण यानी कि रिकरेंट सिलेक्शन का उपयोग इसमें किया जाता है अरहर के अंदर या पिजन पी के अंदर। इसमें क्या करते हैं अभी हम लोग, दो पादप समष्टियों का उपयोग करते हैं या दो अलग अलग प्लांट पॉपुलेशन का हम लोग यूज करते हैं। इसमें से जो एक प्लांट पॉपुलेशन है, ठीक है, वो तो होती है बीज जनक या सीड पेरेंट, यानी कि ऐसी प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि जहाँ से हम लोग बीजों को एकत्रित करेंगे, है ना, या सीड्स को कलेक्ट करेंगे। और दूसरी होती है पराग जनक या पॉलन पेरेंट, यानी जिसका पॉलन ग्रेन, है ना, जिसके पॉलन ग्रेन्स को या परागकणों को हम लोग बीज जनक या सीड पेरेंट पर स्थानांतरित करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए या संकरण के लिए, ठीक है। जो बीज जनक है या सीड पेरेंट है, इसके अंदर एक या दो, है ना, कम से कम एक या दो अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है। ये होने चाहिए, ये खास बात होनी चाहिए किसकी, बीज जनक या सीड पेरेंट की। दूसरी तरफ अगर हम पराग जनक यानी कि पॉलन पेरेंट की बात करें तो इसके अंदर अधिक संख्या में प्रभावी जीन यानी कि डोमिनेंट जीन्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तभी हम लोग सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन या सफल संकरण जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सीड पेरेंट एंड पॉलन पेरेंट हैं, इनको क्या किया जाता है अभी, अल्टरनेटिव रोज के अंदर ग्रो करवाया जाता है या एकांतरित पंक्तियों में इन्हें बोया जाता है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं पर परागण के प्रतिशत को या प्राकृतिक पर परागण या नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ठीक है अभी। तो ये भी एक ब्रीडिंग मेथड इसके अंदर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है अभी उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन करवा के या उत्परिवर्तन करवा के हम लोग नई किस्में या न्यू वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा CO2। तो CO2 एक वैरायटी है अरहर या पिजन पी की, जिसे कैसे बनाया गया, EMS के द्वारा, एथिल मेथेन सल्फोनेट। ये एक रसायन है, केमिकल है, जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा उत्परिवर्तन या म्यूटेशन करवाया गया और CO2 वैरायटी को डेवलप किया गया। दूसरी वैरायटी इसमें आती है CO5। तो CO5 को विकसित करने के लिए हमने क्या किया अभी, CO1 वैरायटी या किस्म पर हमने क्या किया, गामा किरणों का उपयोग किया। तो गामा किरणें क्या करती हैं, ये भी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। तो CO1 किस्म के पौधों के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर हमने गामा किरणों का उपयोग किया और इससे एक नई किस्म विकसित हुई या नई वैरायटी डेवलप हुई, जिसका नाम क्या है, CO5। उसके बाद तीसरी वैरायटी या किस्म जो है वो है CO6, जो कि उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की गई। और इसको डेवलप करने के लिए हमने
एक किस्म ली जिसका नाम था SA1। तो SA1 वैरायटी या किस्म पर हमने गामा किरणों का उपयोग किया और गामा किरणों की वजह से म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से एक नई किस्म डेवलप हुई जिसका नाम क्या हुआ, CO6। तो ये 3 किस्में ऐसी हैं अरहर के अंदर या पिजन पी के अंदर जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा या उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद लास्ट ब्रीडिंग मेथड या लास्ट प्रजनन विधि इसके अंदर आती है हेटेरोसिस प्रजनन या हेटेरोसिस ब्रीडिंग। तो इसमें 2 किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के मध्य या किस्मों के मध्य। तो इसमें 2 वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। CORH1, ठीक है, इसको डेवलप किया गया या विकसित किया गया संकरण के द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो इसमें MS-T21 वैरायटी या किस्म का क्रॉस करवाया गया किसके साथ, ICPL 87109 के साथ, ठीक है। और फिर क्या डेवलप किया गया, CORH1 वैरायटी को डेवलप किया गया। दूसरी है CORH2 वैरायटी, इसको कैसे डेवलप किया गया अभी, MSCO5 इस वैरायटी का क्रॉस करवाया गया किसके साथ, ICPL 83027 के साथ, और फिर इससे क्या डेवलप किया गया, CORH2 वैरायटी को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।